कोऑपरेट करना आप लोग ना। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ। हाँ, ऑप्शन एक बार देखना, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ठीक, तो देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब्स द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया था, यस या नो? पढ़ाया था ना। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या हो रहा था, जब कई लोग एक साथ आके प्रोडक्शन कर रहे थे और जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होता था उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट बढ़ता था। तो वही कौन सा हो गया? ऑप्शन 3, ओन्ड बाय वर्कर्स और सप्लायर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो कई वर्कर और सप्लायर के द्वारा मिलजुल के जब वो करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग और वो, तो अब देखो मैंने पढ़ाया था कोऑपरेटिव सेक्टर ओन्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, नोट्स में है। देखो एक बात सबसे पहले डिक्लेरेशन टाइप का बोल दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर। एक डिस्क्लेमर ये है कि आज मैंने PYQ उठाया है। पिछले 10 दिन में जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप PYQ को छुआ तक नहीं है। तो जो मेरे नोट्स थे PYQ बेस्ड नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है ये मैं अपने ज्ञान अब आप लोगों विद्यार्थियों को साक्षी मान के कह रहा हूँ, ठीक। और मेरे नोट्स हैं इस तरीके से, आप लोगों को पता चलेंगे कि इस नोट्स की ग्रेविटी। तो आपको इस नोट से क्वेश्चन मिला क्या? देख लो, ये मेरा इधर लिखा हुआ है, वाटर मार्क लगा हुआ है, मेरा ही नोट्स है, ठीक। तो कोऑपरेटिव सेक्टर बताया था। आगे चलो, ये वाला पढ़ो। देखो मैंने एक चीज़ छोड़ी है, क्या नाम है, मैंने स्कीम्स वाला चीज़ छोड़ी है, पता ही नहीं स्कीम्स हमने कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक। हाँ हाँ, स्टैटिक में भी कवर हो जाएगा, लेकिन मुझे होलिस्टिकली कवर करना था बट टाइम नहीं मिल पाया। एक तो मैंने स्कीम वाले उसको छोड़ा है, ठीक। और ये मैंने ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक। हाँ, ए क्या है? वन नेशन वन, इसको पढ़ाया था, यस या नो? बताया था ना। वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर्स द पोर्टेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स और इट इंश्योर्स द आधार इनेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए और दोनों सत्य हैं, ठीक। चलो देख लो नोट्स, वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। और मैंने आज उठाया है PYQ। कुछ लोग कह सकते हैं कि PYQ देख के पढ़ाए रहे होंगे पहले से, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं अपने मतलब अंतरात्मा की आवाज़ से बोल रहा हूँ, आप लोगों को साक्षी मान के और मेरा जो ज्ञान है, नॉलेज है, उन सब चीज़ों को साक्षी मान के कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने पहले, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पहले PYQ से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन मेरा अपना तरीका है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ा देता हूँ, एक होलिस्टिक कवरेज दे देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कल ही वाले सेशन में, ठीक। तो व्हाट इज द एज रेंज फॉर द फार्मर्स टू एनरोल इन द प्रधानमंत्री किसान योजना? क्या है? हाँ, 18 से 40 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका जो इनरोलमेंट का ईयर है 18 से 40 है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसान, स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें 2019 में प्रारंभ किया गया था, ठीक। और 18 से 40 वर्ष आयु किसान नामांकन कर सकते हैं और लाभार्थी जो है 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने पर 3000 प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्राप्त किया जाता है, ठीक। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में प्रारंभ। एज फैक्टर कितना है? 18 से 40, 60 वर्ष तक 3000 रुपये, ठीक। बताओ इसको। स्कीम वाला देखो मैंने नहीं पढ़ा है, जो मैंने नहीं पढ़ा है मैं बोल दूंगा। हाँ, ये पढ़ा है इस योजना को कभी? उड़ान स्कीम के बारे में न्यूज़ में पढ़ा होगा। देखो उड़ान योजना स्कीम क्षेत्रीय हवाई संपर्क, रीजनल एयर कनेक्टिविटी के में सुधार करती है, गवर्नमेंट की स्कीम है। इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF जिसे बोलते हैं। VGF क्या होता है पता है? हाँ, VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है और जैसे मान लो यही उड्डयन एयर इंडिया है, ठीक। एयर इंडिया है, तो मान लो जब उड़ान योजना लाया गया तो उड़ान योजना के तहत सब्सिडाइज रेट में लोगों को क्या एयरवे कनेक्टिविटी, एयर ट्रांसपोर्ट का एक्सेस दिया गया। तो उसमें क्या था कि अगर योजना के तहत तो सब्सिडाइज रेट होना चाहिए, लेकिन क्या एक्चुअल में कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी क्या? योजना ला देने से नहीं कम होगी, जितना लगता था उनका रेट 1% को ले जाने को उतना ही लगेगा। तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट? एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। मतलब जो योजना को लागू करने में गैप आता है जिस धन का, उसे ही उस पैसे को क्या बोलते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग। समझ गए क्या? हाँ, तो उसे ही बोलते हैं VGF, ठीक। तो दोनों रीजन सही हैं। यह एयरलाइन को वित्तीय का व्यवहार्यता अंतराल निधि प्रोवाइड करती है, ठीक। तो बोथ आर द करेक्ट। ये सिविल सर्विस
25 में आया ये क्वेश्चन, ठीक, सेम यही सॉरी सिविल सर्विस में आया, ठीक। द उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू मेक द एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर द कॉमन सिटीजन, कॉमन सिटीजन को एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए, ठीक। कनेक्ट्स द स्मॉलर टाउन्स एंड रिमोट रीजन्स थ्रू द एयर रूट्स, viability gap funding where the government financially supports the airline on the routes that otherwise are commercially unavailable due to the low passenger demand, helps keep fares low। ये जो viability gap funding कर देती है गवर्नमेंट, तो फेयर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि जो किराया है एयरवेज का वो कम हो जाते हैं उस इसके थ्रू, तो ठीक। देखो अब अगला 6 नंबर बताओ इसका। The Agriculture Infrastructure Fund AIF provide support for, हाँ कौन सा बताओ, डी, बी, ये बी सही है। एग्री लॉजिस्टिक, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मोस्टली एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन। कोल्ड चेन जानते हो, कोल्ड चेन्स होते हैं जैसे मान लो कृषि से संबंधित कोई उत्पाद है, ठीक, कोई उत्पाद है तो उस पेरिसेबल होगा, वो कृषि से संबंधित चीज़ें पेरिसेबल मतलब सेल्फ लाइफ होगी उनकी कुछ, तो उनको कोल्ड स्टोर में रखने के लिए एक चैन बना होता है, यानी कि चैन इन द सेंस कि जैसे कॉरिडोर होता है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे कोल्ड स्टोर्स के चैन्स होते हैं स्थान पर। और जो एक लॉजिस्टिक होता है वो लॉजिस्टिक होता है मतलब कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम होता है, उसे एग्रो लॉजिस्टिक्स किसके थ्रू किया जाता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक। ये बताओ which one of the following pairs of the government scheme aid its associated nodal agency and department in a correctly matched, बता। देखो स्कीम वाला मैंने नहीं कराया, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि स्कीम वाली जो चीज़ें हैं मैंने नहीं कराया, कुछ चीज़ें कराई हैं स्कीम में, 1-2 की स्कीम और नहीं कराई है, ठीक। तो बताओ इसको, इनएम किससे रिलेटेड है, हाँ बताओ कौन सा, बताओ देख लिया देखो जो हमारा ये है इनएम, ये नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, नेशनल एग्रीकल्चर जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स, तो जो 2 सही हो गया तो 2 सही हो गया, यानी कि जो जिसमें 2 यानी कि 2 सब में है तो हाँ 2 सही हो गया। और हमारा ये जो है ये PMKYC, ठीक, KSY यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है क्या ये, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजेन्युएशन के थ्रू, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। और हमारा देखो ये PM आशा, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स फूड, नहीं ये इसके अंतर्गत नहीं आता है PM आशा, ठीक, वो फार्मर से रिलेटेड है, वो भी जो कि मतलब कि उनको दिया जाता है फार्मर से रिलेटेड, ठीक। रोड टेप, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, नहीं ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन 2 और भी, इधर इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक। अच्छा इसमें नहीं दिया, आगे दिया होगा, बताओ इसका आंसर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित से कौन सी योजना लागू की गई थी। देखो स्कीम से क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हो ना, स्कीम मैंने कराया नहीं है, गलती की है, लेकिन हाँ स्कीम से क्वेश्चन पूछा है। बताओ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी योजना लागू की, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, हाँ प्रधानमंत्री ये क्या है ये परंपरागत कृषि विकास योजना, कौन सा है, बी है ना, हाँ यही परंपरागत। जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम 0 फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ठीक, जो मतलब परंपरागत रूप से चली आ रही थी, जैसे पहले इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से चली आ रही थी उस तरीके की, तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हम किसको बढ़ावा देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। चलो अगला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पढ़ाया था जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पढ़ाया था, यस या नो, ऑप्शन ए। जॉइंट इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जहां पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों संयुक्त रूप से क्या करते हैं, स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन करते हैं, ठीक। तो मैंने जॉइंट इंडस्ट्रीज भी पढ़ाया था, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज प्लस जॉइंट इंडस्ट्रीज पढ़ाया था, ये लगा है मेरे नोट्स का, वो जहां मैंने पढ़ाया वहां मैं बता दूंगा, जहां नहीं बताया है वहां मैं बता दूंगा, ठीक। बताओ इसमें रीड द स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों में कारण और को पढ़ें और बताओ इसमें क्या है। ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
इंडिकेट्स द औपचारिक क्षेत्रों के इनफॉर्मल अनौपचारिक उद्यमों को विभिन्न राष्ट्रों में लगातार बताओ इसका। हाँ, ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर एक्सक्लूडेड इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज आर डिफिकल्ट टू मेजर कंसिस्टेंटली अक्रॉस नेशन। तो क्या होगा? ए होगा। बोथ। ये कौन करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? जारी कौन करता है? अब नहीं जारी होता, पहले जारी होता था। कौन करता था? वर्ल्ड बैंक। एक बार चेक कर लो, वर्ल्ड बैंक ही करता है। ठीक, एक बार चेक कर लेना। चलो इसका बताओ, निम्नलिखित में से कारण और कथन को पढ़ो। द महालनोबिस स्ट्रैटेजी प्रायोरिटाइज हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। और जो इसका कारण क्या है? ऐसा माना जाता था कि ऐसे उद्योगों में निवेश, यानी कि ऐसे मतलब हैवी, भारी उद्योगों में निवेश से विकास के लिए दीर्घकालिक क्षमता का निर्माण होगा। हैवी इंडस्ट्रीज ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, ज़्यादा क्षमता निर्माण करती हैं। दोनों पढ़ाया था या नहीं? पढ़ाया था ना। तो ऑप्शन ए, ये देखो कौन सा है? महालनोबिस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाया है ना। कौन सा? सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन था? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए पढ़ाया है ना। हाँ, तो यही बता रहा हूँ कि जहाँ पढ़ाया दिखा दे रहा हूँ। 10 स्लोगन, हर खेत को पानी, किसके अंतर्गत? हाँ, सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सही है। हाँ, इसको बताओ। बताओ IPR 1956। हाँ, इतना जल्दी कैसे? पढ़े हो ना। IPR बताया था ना, औद्योगिक नीति 1956 उद्योगों का वर्गीकरण ABC में किया था। मैंने बताया था इसका उद्देश्य अनन्य राज्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों में पहचान, यानी कि दिस वाज टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स फॉर एक्सक्लूसिव स्टेट कंट्रोल, ज्वाइंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन। तो ऑप्शन ए दोनों सही है। अब इसको मैंने पढ़ाया था ना, ये देखो कल ही पढ़ाया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, पीसी नाहरलागुन, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाइबल ऑफ द कैपिटलिज्म, लाइसेंस कोटा परमिटेड रिजिम, द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ABC। ये देखो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ABC है ना। तो वही कह रहा हूँ कि जो नोट्स है उसकी ग्रेविटी समझो, बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत ऐसा मैं कह रहा हूँ तुम और किसी टीचर का लाओ जो इतना क्वेश्चन फंसा दे। अभी तो आगे बाकी है, अभी आगे बाकी है। तो ये क्लियर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कल पढ़ाया था। अब ये बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित कथनों को समझो। असर्शन, इंडिया अडॉप्टेड द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ड्यूरिंग द प्लानिंग एरा। और दूसरा, दिस वाज द प्रोटेक्ट इम्फ्रेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। पढ़ाया था मैंने। हाँ, मैंने मुगल के काल का इकोनॉमी बताया था कि मुगल काल के समय क्या था और इंडिया के समय पे क्या था, एक्सप्लेन किया था ना मैंने। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताइए बताइए, क्या है? हाँ, ए होगा ना, ए ही होगा। दोनों करेक्ट है। और इसका ये रीजन देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? आयात प्रतिस्थापन। जो हम आयात कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, जब हम प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन जब आया था, प्लानिंग के समय में हमने आयात को क्या किया था? प्रतिस्थापित किया था। हमारे जो गुड्स थे वो बाहर की क्वालिटी में क्या थे? कमज़ोर थे, अच्छे नहीं थे। तो अगर बाहर से हम इंपोर्ट कर लेते तो लोग बाहर की लेते क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी में थे, ज़्यादा फर्निश्ड बने थे। लेकिन हमारा तो इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, जिससे प्रोटेक्ट कर सकें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, अपने घर के इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, जो अभी क्या हैं, छोटी हैं, अभी तैयार हुई हैं। ठीक, क्योंकि बचाना था ना। बाहर का अच्छा गुड आ जाएगा तो इंडिया का जो सस्ता मैन्युफैक्चर हुआ है उसको कौन लेगा? तो दोनों कथन और कारण सही है। मैंने ये उस दिन भी पढ़ाया था और ये लगा हुआ है। जब मैंने ग्लोबलाइजेशन बताया था तो उसमें बताया था वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया गया था, रिस्ट्रिक्शन इन कस्टम ड्यूटीज़, फॉरेन ट्रेड लिबरलाइज किया गया था ग्लोबलाइजेशन में। ठीक, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ाया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर shows the trade off and opportunity cost
चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जब अलॉन्ग लाइन जाते हैं तो क्या बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जब ऊपर नीचे तो ट्रेड ऑफ की सिचुएशन दिखाता है ना, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। दूसरा स्टेटमेंट, द पीपीएफ इज यूज्ड टू एस्टिमेट द गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, इससे क्या नापते हैं, वो तो जीडीपी होता है भाई, और वो इससे थोड़ी ना होता है। तो पहला हमारा सही है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही, क्लियर। ये देखो नोट्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें बताया था कि जब 10 मोबाइल खरीदेंगे तो 10 मोटर बाइक बना रहे थे, लेकिन जब हम 2 एक्स्ट्रा क्या कर रहे थे, ये आईफोन 3 बढ़ाए तो उसमें हमें 8 कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। क्या 8 कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, मोटर बाइक। तो जब हम मोटर बाइक को जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ट्रेड ऑफ सिचुएशन होती है, ट्रेड ऑफ। जब कॉम्प्रोमाइजेशन का मतलब ही होता है ट्रेड ऑफ। और मैंने बताया था उस दिन चिल्ला चिल्ला के पूरा कि जब हम इसके अलॉन्ग मूव करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जब क्या नाम है ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ट्रेड ऑफ की सिचुएशन पढ़ाया था मैंने। ठीक, उस दिन आप लोग रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। बताओ, विच वन ऑफ द फाइव फोकस्ड ऑन द हैवी इंडस्ट्री। सेकेंड, ये भी पढ़ाया था कल ही वाले में। ये बताओ, आर्थिक उदारीकरण मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। बताइए, जल्दी बताइए, बताओ। बी ना, डी। ठीक, तीनों सेक्टर में भाई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का टर्शियरी पर नहीं फर्क पड़ेगा क्या? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब लोगों को इंडिया में निवेश करने का छूट दे रहे हैं, तो टर्शियरी सेवा क्षेत्र में वो निवेश नहीं करेंगे, सेवा क्षेत्र में भी करेंगे ना, तो तीनों क्षेत्र में निवेश करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म होगा तो तीनों क्षेत्र को लाभ होगा, और जो घाटा होगा तीनों क्षेत्र को घाटा होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, अब बताओ इसको। असर्शन, द 1991 रिफॉर्म बूस्टेड द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिग्निफिकेंटली एंड रीजन लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी इंक्रीज द बोथ एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल इनफ्लो। कल पढ़ाया था, यस या नो पढ़ाया था, तो बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ। ऑप्शन डी। ये कैसे? ए होगा भाई। जब रिफॉर्म हो गया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा, कंपनी आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारा सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ। कल बताया था कि नहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, और जब 1919 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था उसके बारे में अभी दिखा रहा हूँ। उदारीकरण, अब देखो लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी, जब हम बताए थे ना फेरा को फेमा से कन्वर्ट किया गया था, जिसमें ट्रेड क्या किया गया था, जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटा दिए गए थे। उदारीकृत व्यापार नीतियों को निर्यात पूंजी प्रवाह, जब उदारीकृत करेंगे तो इंक्रीज बोथ एक्सपोर्ट, उदारीकृत करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और बाहर से कैपिटल इनफ्लो आएगा। ठीक, तो दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए। तो मैंने ये बताया था, देख लो, फेरा को फेमा से चेंज किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिप्लेस द फेरा, मोर लिबरलाइज्ड मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो गया था। ठीक, और मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें रिडक्शन इन द कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन रिड्यूस, फॉरेन ट्रेड लिबरलाइज किया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज किया गया था। सब बताया तो है, सारा बताया है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं। 1919 फॉरेन रिजर्व बताया था इसके बारे में कि फॉरेक्स रिजर्व के साथ क्या हुआ था, बैकग्राउंड वाला। एक अभी पीपीटी और लगी है मेरे नोट्स की, उसमें भी है ये। देखो, ये बताओ, सेल्फ रिलायंस वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियाज अर्ली प्लानिंग एरा। इंडिया साउथ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। हाँ, ए दोनों सही हैं। रीजन क्या कह रहा है दूसरा, भारत ने स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता को कम करने की मांग किया था। क्लोज्ड इकोनॉमी था स्वतंत्रता के बाद, इंडिया ओपन नहीं था, ज़्यादा लोगों को आने नहीं दे रहा था, अनुमति नहीं दे रहा था, फेरा लगा के रख बैठा था। ठीक, देख लो, देख रहे हो, सेल्फ रिलायंस अर्ली तीसरे में, और ये इसमें हॉलीडे प्लान में सेल्फ रिलायंस, तो अर्ली वाले में सेल्फ रिलायंस वही बोल रहा है ना कि सेल्फ रिलायंस वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज अर्ली प्लानिंग एरा, यही लिखा है, अर्ली प्लानिंग एरा में सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस। क्लियर है? नोट्स है, मेरे ही नोट्स हैं, ये मेरा वाटर मार्क लगा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ा है मैंने। जो देखो, इफ द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट गोज अप बाय 10% एंड रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स 20%, हाउ वुड द क्लासीफाई द डिमांड। किसी उत्पाद की कीमत 10% बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 20% कम हो जाती है, तो मांग को कैसे वर्गीकृत करेंगे। डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था कि नहीं?
पढ़ाया था? बताओ कैसे प्राइस, हाँ कैसे कैसे बताया था? सर डिमांड जब इलास्टिक होती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में थोड़ा चेंज करने पे डिमांड उससे ज़्यादा बदल जाती है, वही होता है सर। जरूरी नहीं है ना, तो वस्तु पर मैटर करेगा कि कौन सी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। तो सर ये देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो उसके मांग में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि मांग क्या हो रही है, प्राइस से मांग पॉजिटिवली चेंज हो रही है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था ना, फार्मूला क्या फार्मूला था प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का? नहीं बताए तो बंद कर दूंगा कल से। चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस होता है। प्राइस में चेंज होने पर डिमांड कितना चेंज हुआ ये होता है। हाँ ये देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना था, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना था 20%, और उसमें कितना था 10% प्राइस में चेंज, तो कितना हुआ 2 आया, तो ग्रेटर देन 1 है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इन द इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। कोई टीचर दिखा दे अपने नोट्स में जो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ ऑल ओवर यूट्यूब जो अभी एसएससी में पढ़ा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद बताइए, मैंने ये पढ़ाया था ना क्लासरूम में, आप लोग तो उपस्थित थे, आप लोग तो साक्षी हैं उन चीज़ों के। देख लो, ये बताया था परफेक्ट, ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, उसका फॉर्मूला बताया था, और इसके बारे में बताया था कि ये परफेक्टली नॉन रिस्पॉन्सिव होता है कब, जब जैसे गुड्स के बारे में बताया था, कैंसर पेशेंट के बारे में बताया था, जो लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं वो क्या है, इसेंशियल गुड, प्राइस नहीं चेंज होगा, बताया था मैंने। हाँ वो कौन से थे इसेंशियल गुड्स, बताओ। बीओपी क्राइसिस 1991 इन्वॉल्व अ शॉर्टेज ऑफ, किसका शॉर्टेज हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज, कल पढ़ाया था कि नहीं, यस या नो? तो इसका ये बताओ, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी क्षेत्रगत फोकस के आधार पर अन्य संकल्पनात्मक रूप से भिन्न है, कौन सी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बी, हाँ बोल ही नहीं रहे हो भाई, नहीं पता। इसका होगा, ये तीनों जो रिलेटेड हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। ये तुम्हें वैसे गति शक्ति पता है कि नहीं, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर ये पता होती तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ये डिफरेंट है, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डिफरेंट है, यानी ये कृषि से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये जो होंगे हमारे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से होंगे, क्योंकि ये अलग ही डिस्टिंक्ट लग रहा है। तो ये हुआ, तुम ऐसे भी सोचो यार, सोच के चला करो क्या बोल रहा है, ठीक है ना? बताओ इसका असर्शन, इंडिया हैड टू अप्रोच द IMF वर्ल्ड बैंक इन 1991 फॉर द बेल आउट लोन। मैंने कल बताया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पास इंडिया गया था, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैड डिक्लाइन टू द पॉइंट दे कुड नॉट बेयरली फाइनेंस टू द 2 वीक ऑफ इम्पोर्ट्स। क्या 2 सप्ताह के लिए हमारे पास क्या एक्सचेंज नहीं बचे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे क्या, केवल 15 दिन का बचा हुआ था लगभग। तो दोनों क्या हैं, सही हैं। तो कारण कथन की व्याख्या कहता है, ठीक, तो ये सही है। पढ़ाया था नहीं, ये देख लो, इकोनॉमिक रिफॉर्म में बैकग्राउंड में बताया था कि 1991 सीवियर बैलेंस पेमेंट का क्राइसिस हुआ था। दिस इज द नोट्स, दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द नोट्स। इसको हल्के में मत लेना, कुछ मत पढ़ना, लेकिन ये नोट्स पढ़ के चले जाना। मैं दावा कर रहा हूँ कि अन्य लोगों से अच्छा परफॉर्म करके आओगे, चाहे वो जहाँ से पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड जितने भी मार्केट में हैं। सही बता रहा हूँ। आप लोग प्रूफ देख रहे हो ना, सामने प्रूफ देख रहे हो, कोई ऐसा टीचर दिखाए प्रूफ, पॉसिबल है तो। इतने सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन की बात हो तो चलो चल जाता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन सच में मैं खुद ही अपने मतलब थोड़ा हो सकता है मुझे घमंड आ रहा हो, लेकिन हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने मेहनत की है इसमें, तो वो चीज़ें आई हैं, वो चीज़ें उसमें आई हैं, ठीक। तो मैंने ये पढ़ाया था, सारी चीज़ें बताई थी। PV नरसिम्हा राव थे उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो मैंने बताया था। LPG रिफॉर्म हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब बताओ इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इकोनॉमिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इकोनॉमिक रोल, इकोनॉमिक रोल में क्या होगा, सी। मैंने जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो गवर्नमेंट का रोल बताया था ना कि क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, किस पे, फर्म पे प्लस
किस हाउस होल्ड्स पे, उनके लिए टैक्स लॉज ये सब बनाती है। ऐसे मुंह से बोल बोल के बताया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये मैंने बताया था। और ये लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, गवर्नमेंट ये है क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, क्या कर रही है, इसको क्या कर रही है, इसको भी कंट्रोल कर रही है, इसको भी कंट्रोल कर रही है, इसको भी कंट्रोल कर रही है। तो सारे के सेंटर में है ये गवर्नमेंट, तो लॉज बना रही है, लॉज बना रही है। तो क्लियर है, वो समझ में ही आ गया होगा। बताओ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाया था पहला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए 1948 में। अब देख लो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये मेरा नोट्स है, और फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी 1948। यार मेहनत हुआ है, ऐसे वैसे नहीं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ग्लोबलाइजेशन लेड टू द इंक्रीज इन इनइक्वलिटी, ग्रोथ वाज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बेनिफिटिंग मोस्टली अर्बन इलाइट एंड सर्विस सेक्टर्स। बताओ, ये जो बताएगा उसे बताने दो। कौन बताएगा, खड़े हो जाओ। डी एज फॉल्स। हाँ कैसे, एग्जैक्टली यही बात है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, वो सबके पास फ़ायदा नहीं, जिसके पास रिसोर्सेज कम थे ना वो फ़ायदा नहीं ले पाए ग्लोबलाइजेशन का, जिसके पास पहले से रिसोर्सेज थे उसको ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो इससे इनइक्वलिटी गैप बढ़ा, इनइक्वलिटी बढ़ गई। तो इनइक्वलिटी बढ़ी इंडिया में, और ग्रोथ वाज अनइवनली, जो विकास था अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसी के कारण क्या हुआ, गैप बढ़ा। भाई ग्रोथ जब अनइवन रहेगा तो इनइक्वलिटी बढ़ेगा। तो इसका बढ़िया से उसका व्याख्या कर रहा है। तो दोनों क्या है, सही है। बोथ द ए स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट। बताओ डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ाया था मैंने, इन्वॉल्व्स द सेटलिंग ऑफ, पढ़ाया था कि प्राइवेट वो पब्लिक इंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर में बेचना। ये देखो इसको मैंने, इसको क्या है ये ग्लोबलाइजेशन, ये भी पढ़ाया था, लेकिन इसको सोचने की ज़रूरत थी। ये तो पढ़ाया ही था। ये भी बताओ। असर्शन, द disinvestment policy has been widely criticized in India. It resulted in the increased market monopoly by public sector undertaking. बताओ। ए कौन सा, ए इसका ऑप्शन है सी, द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। भाई डिसइन्वेस्टमेंट को कौन क्रिटिसाइज नहीं करता है। खान सर अलग चिल्लाते नहीं है कि पूरा रेलवे लग रहा है प्राइवेट कर देगा, हम धरना पर बैठेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं ना कि काहे सरकार सब प्राइवेट कर रही है, टीचर्स की संविदा पर काहे भर्ती हो रही है, प्राइवेटाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। लेकिन रीज़न क्या है, रीज़न कह रहा है कि इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज्ड मार्केट मोनोपोली बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिसइन्वेस्टमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि क्या कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को किसको बेच रहे हैं, प्राइवेट। तो प्राइवेट की मोनोपोली होगी कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होगी, हाँ प्राइवेट सेक्टर की होनी चाहिए ना। तो इसमें तो पब्लिक सेक्टर बोल रहा है, तो रीज़न तो वैसे ही गलत हो गया। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। जय श्री राम। कीमत समझ गए, चल भैया देखो, which curve shows the all the combination of the two goods that gives the consumer equal satisfaction। हाँ हाँ बताओ। ये मैंने पढ़ा नहीं था ये क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व के बारे में मैंने नहीं बताया था। बताओ कौन सा होगा, ए होगा। इंडिफरेंस कर्व इसमें ये होता है कि यहाँ पे पढ़ लो, ये देखो इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र। यह वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोजनों, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, को ग्राफ के माध्यम से दर्शाता है, जिसमें उपभोक्ता जो उसको ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, को समान संतुष्टि या समान उपयोगिता, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता पूरी तरह से क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, यानी कि सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो इनडिफरेंट रहेगा। तो क्योंकि यह संयोग उसे एक जैसी ही खुशी या सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक, इस इंडिफरेंस कर्व ध्यान रखना, ये मैंने नहीं बताया था। बताओ विच प्लान इंट्रोड्यूस द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। बताओ कौन सा, फिफ्थ। देखो ये देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम।
मिनिमम नीड प्रोग्राम। हल्के में मत लेना ये नोट्स, बहुत खतरनाक नोट्स है, मैं खुद शॉक हूँ। कितने भी खतरनाक हो सकते हैं क्या। तो फिफ्थ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, मिनिमम नीड प्रोग्राम का लक्ष्य रखा गया था। मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम यानी कि लोगों को क्या मिनिमम जो आवश्यकता थी उनको, उसको पूर्ति के लिए यहाँ पे बोला गया कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान की उपलब्धता हो। ठीक, चलो बताओ, विच वन ऑफ द नॉट पार्ट ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस। ये हमने नहीं पढ़ाया था, देख लेना। वॉशिंगटन कंसेंसस बताओ। हाँ हाँ, डी, डी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। देखो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस था, इसको यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट सब्सिडीज वॉशिंग 1980 जॉन विलियमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत पर आधारित थी। एक्सपोर्ट सब्सिडीज को यह बढ़ावा नहीं देती थी, यह मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की वकालत करती थी। तो यानी कि इसमें ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात थी, फिजिकल डिसिप्लिन जो हमारा राजकोषीय अनुशासन है उसकी बात, और कर सुधार। एक्सपोर्ट पर सब्सिडीज से रिलेटेड ये नहीं था। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द 19 रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर द मोस्ट इंडस्ट्रीज। Second, licensing was reimposed to regulate the growing private sector monopolies. हाँ, ये दोनों सही हैं। हाँ, फेरा फेमा तुम लोगों को पढ़ाया था। फेरा क्या था, पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, फेमा आया तो रिस्ट्रिक्शन कम हुआ, तो फेरा पहले आया था, फेमा बाद में आया। तो कैसे लाइसेंसिंग वाज रीइम्पोज्ड, रीइम्पोज्ड कैसे हो जाएगा, और लिबरलाइज किया गया था ना। मैंने बताया था कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस। लाइसेंसिंग को खत्म किया गया था कि नहीं, ये देखो अब दे देखो कहाँ है लिबरलाइजेशन में। मैंने बताया था कि जो हमारा ये है MTCR एक्ट क्या क्या रिलैक्स किया गया था। MTCR जो क्या था, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज थी, जो हमारी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी लगा रहा था, MTCR के द्वारा उसको वो किया गया, लिबरलाइज किया गया। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बताया तो था, आप लोग कैसे कर रहे हो, देख रहे हो। फेरा क्या था, हाईली रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच थी, 1973 में था, लेकिन 1990 में फेमा आया तो इसने रिप्लेस्ड फेरा और मोर लिबरलाइज एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाया। मोर लिबरलाइज तो कैसे यहाँ पे वो हो जाएगा कि लाइसेंसिंग वाज रीइम्पोज्ड टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज। ये तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिजल्टेड इन द अबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस। लाइसेंस राज खत्म किया गया था 1991 के रिफॉर्म में। तो ये सेंटेंस सही होगा क्या, सही होगा। तो ऑप्शन बताओ अब, सी हो गया, A is true, B is false। क्लियर, बताओ इसका। पढ़ाया था। हाँ, सबसे लास्ट टॉपिक था कल का ये, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या था ये, बताओ कौन सा, नहीं पता कौन सा, क्लियर, सी ही है, कौन है कॉन्फिडेंस, चलो सी है, ठीक सी है। देखो जो हमारा सी क्या कहता है, मैंने कल बताया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है एक्सेस न्यूट्रिशन तो मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन करना। तो मैंने कल बताया नहीं था कि सॉइल हेल्थ कार्ड टेस्टेड 12 पैरामीटर्स पे, जिससे क्या करते हैं हम सॉइल के हेल्थ का पता करते हैं, उसके स्वास्थ्य का पता करते हैं, जिसमें 12 में क्या क्या, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और ये बोरान की बात करते हैं। और पीएच, फिजिकल पैरामीटर्स में पीएच, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन को देखते हैं। कल ही बताया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, पढ़ाया था, यस या नो, पढ़ाया था ना, बताओ। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मैंने बताया था ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। हाँ, जो जैसे बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे सर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, बर्गर भी मिल रहा है, तो अगर मैं एक चीज़ ले पा रहा हूँ, दूसरा चीज़ नहीं ले पा रहा हूँ, जिसको नहीं ले पा रहा हूँ वो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए सर मेरे पास अभी नहीं, गलत समझ रहे हो, मॉनिटरी वैल्यू मत लगाओ किसी चीज़, तुम्हारे पास एबिलिटी है उसको लेने की। सुनो, तुम अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इसके बदले में तुम क्या त्याग कर रहे हो,
भैया की शादी, मामा के मौसे के लड़की की शादी, हाँ जा रहे हो, रक्षाबंधन का त्याग कर रहे हो ना, यहाँ पे बैठे हो, घर नहीं गए हो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका। चाहते तो आप वहाँ भी रह सकते थे, वहाँ भी जा सकते थे, जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव था आपका उसको छोड़ दिया। जैसे आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हो सकता था कि आप क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे, उसके बदले में आपको क्या मिलता, पैसा मिलता, इनकम मिलती। तो इस इनकम को क्या कर रहे हैं आप, छोड़ रहे हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव जो था आपका काम करके उसको छोड़ रहे हैं, उसके बदले में आप प्रेफर क्या कर रहे हैं, पढ़ना। तो वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर जैसे मान लीजिए 100 रुपये पिज्जा और बर्गर दोनों मिल जाते, हाँ ले तो सर हम चाहे थे तो मतलब दोनों भी ले सकते थे। हाँ अगर चाहे इसको छोड़ देते चाहे इसको ले लेते, तो सर ऐसे नहीं होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो सर होता है। ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है ये। इसको जब देखो, इसको ऐसे समझो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में समस्या ये है ना कि आपके पास एबिलिटी ऐसी हो कि आप, जैसे आपके पास 100 रुपये है मान, वो आपका ऑप्शन नहीं है, वो आपका ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो। कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर समझाओगे तो उसको ऐसे ही बताना पड़ेगा कि उस मॉनेटरी वैल्यू से उसका वो मत लगाओ, असेसमेंट, समझ रहे हो ना। कि हमारे पास 100 ही रुपये थे तो पिज़्ज़ा बर्गर दोनों ले सकते थे, ठीक, वो तो तुम्हारी फ्री विल पर डिपेंड है ना, फ्री विल पे कि तुम लेना किसे चाह रहे हो, ठीक, कह सकते हो उसे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है वो आप इसी तरीके से उसको डिफाइन करोगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक, फॉरगॉन। देखो मैंने पढ़ाया था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन एज इट इज़, एज इट इज़, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ कि मतलब मान सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जैसे मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एग्जांपल यू हैव 500, चॉइस है आपकी कि या तो आप बुक ले लो या तो मूवी देखने चले जाओ। तो चॉइस आपने चूज़ किया, लेकिन आपने बुक को क्या किया, वो किया, रिस्ट्रेन किया, नहीं लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो, लेकिन ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसको, असर्शन इन पढ़ाया था, क्वेश्चन ये पढ़ाया था ना, बताओ। बैठेंगे, मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, मैं ऐसे लेटा हुआ था, मेरे नाक से पानी, आँख से पानी, पूरा एकदम। सर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, पढ़ लिए क्या है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रीटिंग अ सिंगल कमोडिटी एज पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गुड्स अलाउज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्रीगेट एनालिसिस। समष्टि अर्थव्यवस्था एक वस्तु को सभी वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में मानने से समग्र विश्लेषण का सरलीकरण होता है। मैंने क्या बताया था मैक्रो इकोनॉमी में, टेलीस्कोपिक, समग्र, बड़ा, विस्तृत बताया था ना, टेलीस्कोपिक। और रीजन क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल गुड्स ऑलवेज बिहेव आइडेंटिकल अंडर द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। ऑल इंडिविजुअल गुड्स, दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल गुड्स ऑलवेज बिहेव इन अ आइडेंटिकली अंडर द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। बताओ ये क्या कह रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के तहत सभी व्यक्तिगत वस्तुएं हमेशा समान रूप से व्यवहार करती हैं। हाँ, चेंज होता है वो गुड्स पर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, H2 एंड R इज फॉल्स, क्योंकि देखो वस्तु पर मैटर करता है कि वस्तु कौन सी है। जैसे मैंने बताया था फ्री गुड है, इकोनॉमिक गुड है, तो और रोड साइड गुड है, इन सब के बारे में बताया था ना। जैसे इनकम बढ़ती है तो रोड साइड की गुड की वैल्यू क्या होती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, हम उसको नहीं खरीदते हैं। आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप रोड साइड पे सरोजनी में क्यों खरीदने जाओगे, बताया था ना इन्फीरियर गुड्स के बारे में, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, ये है मेरा नोट्स, बताया था इसमें कि जब इसमें हमने बताया था आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इंडिविजुअल मार्केट माइक्रो में, एग्रीगेट इकोनॉमी यानी कि समग्र, एग्रीगेट, टोटल। बताओ विच इंटरनेशनल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रिगरिंग द 90s कौन से थे, हाँ बी, यही बताया था कि वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। और ये क्या है दोनों, ब्रिटेन वुड ट्विंस 1944 अंडर द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। हाउ मच मॉनेटरी पेंशन इज एलिजिबल, कितना, अभी आगे देख के आए हो, 3000 था ना। हाउ मच रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ाया था ना, हाँ बताओ। रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ाया था मैंने, ये देख लो।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, खत्म, पढ़ाया था मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ा है। यही कह रहा हूँ कि ये नोट्स नहीं है, ये बाइबल है और ये गीता है, जो मानना हो मान लो इनको, ठीक है ना। मुझे कोई पर्सन दिखा नहीं सकता कि 15 घंटे में, मैंने 15 घंटे थे मेरे पास, इस 15 घंटे में इतना पढ़ाया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फंस गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर कोई एक्टिव बच्चा है तो वो इसको बहुत ही मतलब सीरियसली लेगा, और तो फिर बात दूसरों की क्या ही करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, व्हाट डज द टर्म प्लान हॉलीडे रिफर्स टू? बताओ। सी, डिसकंटिन्यूटी इन 5 ईयर प्लान, उसी को क्या बोलते हैं? हॉलीडे। ये भी था, नोट्स में था। क्या हो गया? तनाव में है, कोई बात है? खत्म हो गया? अभी है अभी तो करा के जाएंगे। कितना टाइम हो रहा है? अभी बहुत टाइम है यार। चलो बताओ जल्दी से। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ आने के बाद मेरी अंदर ऊर्जा आ गई है, लेकिन मुझे तकलीफ बहुत थी पूरे दिन से। इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लीड टू द मल्टीप्लाइड राइज इन द इनकम। बताओ। इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लीड टू मल्टीपल राइज इन द नेशनल इनकम। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू सेविंग बिगेन लेस देन 1। क्या मतलब है? बताओ क्या होगा आंसर? पढ़ाया है, आप लोग दिमाग लगाओगे तो कर ले जाओगे। सोचो इसको। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चलो ऑटोनॉमस नहीं समझ में आ रहा है तुमको, खत्म करो। अब सॉल्व करना दिखाता हूं कैसे इसे सॉल्व। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लीड टू द मल्टीप्लाइड राइज इन द नेशनल इनकम होगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लग रहा होगा इकोनॉमी में। पैसा कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, भाई पैसा जा रहा है इकोनॉमी में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम में राइज नहीं होगा? क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट सही। ऐसे दिमाग लगाओ। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेविंग। अब तुम छोड़ दो इसको, तुम्हें मान लो ये मैंने नहीं बताया था तो इसको छोड़ दो। दिस हैपेंस बिकॉज टू सेविंग बिगेन्स लेस देन 1। इसका क्या मतलब है? क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। इसका क्या मतलब है? बताओ क्या कह रहा है ये? ऑटोनॉमस लीड्स टू, यानी कि सेविंग क्या हो रही है? प्रवृत्ति कम हो रही है, यही बोल रहा है ना। सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम हो रही है, यानी कि सेविंग अल्टीमेटली कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा होगा। भाई लीकेज है ना, सेविंग क्या थी? सर्कुलर फ्लो में लीकेज यानी कि इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा था, लेकिन सेविंग कम हो रही है, यानी कि पैसा कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी में जा रहा है। तो जब इसकी इकोनॉमी में जाएगा पैसा, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा ना। तो इसका ये व्याख्या करता है। तुम्हें नहीं पता था ये दोनों, इसका सीमांत प्रवृत्ति, लेकिन तुम्हें पता था सेविंग कम हो रही है और यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो तुम्हें कर लेना चाहिए था इस क्वेश्चन को। अब पढ़ाया था कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, तो दोनों सही है। कौन सा? ये और ये, ऑप्शन ए। ये मैंने पढ़ाया था, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हाट लेड टू द रीजनल डिस्पैरिटी? पढ़ाया था ये भी पढ़ाया था, इसका कोई मतलब नहीं है, बताया था मैंने। व्हाट लेड टू द रीजनल डिस्पैरिटी ओवर ऑल द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति समग्र सफलता बावजूद क्षेत्रीय, यानी कि हाई सीड एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू दी, कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर रेवेन्यू अकाउंट दैट गवर्नमेंट बजट में? मैंने बताया था रेवेन्यू अकाउंट का दूसरा नाम, बताओ। हाँ, रेवेन्यू अकाउंट को क्या बोलेंगे? बताओ। सांप सूंघ गया है क्या? बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, डी नहीं,
सी है। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है रेवेन्यू बजट। मैंने बताया था यार, लिखा होगा उस पीडीएफ में, देखोगे कोष्टक में लिख के रखा है। व्हाट इज द रोल ऑफ द WTO रिस्पेक्ट टू, कल पढ़ाया था बताओ। सी, इंश्योर द फेयर ट्रेड रूल्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेयर ट्रेड रूल्स, ये देख लो भाई, यही है। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया था, WTO के बारे में पढ़ाया था यार। WTO का लगाना लग रहा है, भूल गया मैं। बताओ इसका। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना और निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रमुख घटक है? बताओ। हाँ, बी आंसर करेक्ट है। प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बेनिफिशरीज फॉर द कंस्ट्रक्शन परचेज और इनहेंसमेंट ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इस ये पीएम इसका एक रूरल है और एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का एक अर्बन पार्ट है। अर्बन पार्ट में लाभार्थियों को किफ़ायती आवास निर्माण और खरीद सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलो बताओ इसका। राजस्व घाटा पढ़ाया था। रेवेन्यू डेफिसिट इज अ कंसर्न फॉर इकोनॉमी का कौन सा कंसर्न बता रहा था? रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट है वो। रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है वो। तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहुंच गए हो। ये बजट वाले चैप्टर का है। बताओ। सी, इट इंडिकेट्स द बारोइंग ऑफ द करेंट स्पेंडिंग। ये जो हमारा रेवेन्यू डिफिसिट है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट को अभी कितना इंडिकेट्स द बारोइंग ऑफ द करेंट स्पेंडिंग। उसके वर्तमान में जो खर्चे हैं उसकी बारोइंग को बताता है कि कितना अभी बारो करना पड़ेगा। बताया था प्राइमरी यहाँ पे डेफिसिट में कौन सा था? ये रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में जब हम बताया था आपको, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था हमारा? रेवेन्यू डेफिसिट क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू होता क्या था? जो हमारे टैक्स वैक्स से रिलेटेड पैसा आते थे और नॉन टैक्स वाले, और उसमें क्या करते थे हम? सैलरीज देते थे, सैलरी पेंशन ये सारी चीज़ें उसमें गवर्नमेंट को देते थे लोगों को। तो उसके लिए जो पैसा की कमी पड़ती है रेवेन्यू के लिए, उसी से रिलेटेड होता है क्या? ये क्या नाम है वो बताता है पर्टिकुलर में क्या ईयर का बारोइंग। बताओ, ये लिखा हुआ है। इंडिकेट द गवर्नमेंट टोटल बारोइंग रिक्वायरमेंट। इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक, बताओ इसमें। व्हाट वाज द की फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? बताओ बताओ। जब हमारा प्लानिंग स्टार्ट हुआ था तो हम क्या कर रहे थे? अरे सी कहाँ यार, 1956 का समय था तो हम प्राइवेटाइजेशन पर थे कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा महत्व दे रहे थे? पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, तब तो ज़रूरत पड़ी। तो 1956 के समय एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर का विस्तार कर रहे थे। ये दिमाग में एक फोल्डर तैयार रखना कि जब स्वतंत्रता मिली तो सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। हम आयात नहीं करते थे, हम दूसरी कंपनी को आने नहीं देते थे। हमारा जो है हमारे पास है, हम वही खाएंगे वहीं रहेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। हमें डर था कि हम अभी अभी गुलाम थे, अभी अभी स्वतंत्र हुए, अभी कोई और ना आक्रमण करके हमें गुलाम। तो इसलिए ये डर बना था अंदर, इसलिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसीलिए लोगों को अंदर आने से रोका जा रहा था। लेकिन समय आते आते 1991 पहुँचते पहुँचते दिमाग बुद्धि खुली कि ऐसे काम नहीं चलेगा। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, कंपनियों को आने की अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले क्या था? सब रिस्ट्रिक्टिव था। तो ध्यान रखना, एक दिमाग में ये होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, इस समय प्राइवेट का कंट्रोल नहीं था, इस समय पब्लिक का कंट्रोल था। तो सॉरी, पानी दे। साफ है क्या ये? साफ है वो वाला साफ है सर। हैं? अपना पिए। सर इनकी बेइज्जती मत करिए। किसका है पानी? किसका पानी? किसी का नाम नहीं लिखा है। मेरे मन में आज 100 बार आया कि क्लास कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैंने नहीं किया। हम कह जाने दो। और वो जो मेरे एडिटर है ना वो, तो दोनों कह रहे थे भाई क्यों क्यों काहे परेशान हो रहे, लेकिन हम कह नहीं यार आज ख़त्म करके जाएंगे। तो अब समझ में आ गया।
ये पढ़ाया है भैया, तुम लोग बहुत वो हो, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी भाई। क्या लाइसेंस कोटा परमिट रिजिम, लाइसेंस कोटा परमिट रिजिम क्या हो रहा था यहाँ पे, थ्रेशोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की गई थी, लाइसेंस कोटा परमिट रिजिम लाया गया था। आप लोग इन सबको पढ़ोगे तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ना, तो अपने से भी तो थोड़ा मेहनत करो। बताओ, व्हाट आर द ग्रांट्स फॉर एसेट क्रिएशन स्टिल कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताओ बताओ। हाँ कैसे बताओ, कौन सा ऑप्शन है? हाँ ए, अरे कैसे उसको मैंने ए पर हाथ रख दिया तो वो कह रही है ए नहीं। देखो समझो इसको, ये जो ग्रांट होता है, पहले ग्रांट है क्या? अनुदान। अनुदान दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को देती है, लोकल बॉडीज़ को देती है, अनुदान देती है। तो अनुदान देती है तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट हो गया क्या? नहीं क्रिएट हुआ। ये तो डिपेंड करेगा कि वो खर्च कैसे करता है, और स्टेट को देगी तो वो स्टेट का क्रिएट होगा, सेंटर का। तो ये जो ग्रांट दिया जाता है, ग्रांट का जो एक्सपेंडिचर होता है, वो सेंट्रल के लिए कोई डायरेक्ट एसेट क्रिएशन नहीं करता। और जब तक डायरेक्ट एसेट क्रिएशन नहीं होगा तब तक वो क्या, कैपिटल रिसिप्ट का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। वो किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वही कह रहा है, दे डू नॉट क्रिएट डायरेक्ट सेंट्रल एसेट। क्लियर? आया समझ में? ये देखो बताओ, पढ़ाया, मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ये बताओ, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। हाँ, इंक्रीजेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। डी, एज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। कैसे? दीज रिक्वायरमेंट्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी बैंक कैन लेंड टू दी पब्लिक। मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि नहीं? CRR SLR। हाँ 23 सितंबर वाले साल उसमें मिला था, ये आया था, यही था। तो अच्छा, तो मैंने ये पढ़ाया था या यस या नो? ये देखो पढ़ाए थे, तुम लोग नहीं बताओगे, मेरा नोट्स बताएगा। देखो, कैश रिजर्व रेशियो, हाउ मच ऑफ द बैंक प्रेस्क्राइब्ड डिपॉजिट लाइबिलिटीज मस्ट बी मेंटेन इन कैश विद RBI। तो ये क्या कह रहा है? कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR रिक्वायरमेंट इज, SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या, ये भी कहाँ है? ये देखो, ये नहीं बताया तो था, ये भी बताया था SLR भी। हाँ बताए थे ना SLR, वही कह रहा हूँ, कहीं छूट तो नहीं गया। तो ये बताओ, देखो जब CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक कम होगी। क्या कम कैश बचेगा? क्योंकि वो RBI के पास रख के आ गया है, तो लोगों को देने के लिए बचा ही नहीं। तो स्टेटमेंट ए सही है। क्या कह रहा है? अच्छा, लेंडिंग कैपेसिटी ना, लेंडिंग कैपेसिटी तो डिक्रीज होगी, और एक्चुअल में क्या, हाँ मतलब कि बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी कि लोगों के पास, लोगों को उधार देने के पास बैंक के पास पैसा कम होगा। जितना ज़्यादा रेट उतना कम पैसा। उसको जो होता है ना नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है इसके तहत। ठीक, तो ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ए इज फॉल्स। तो ए इज फॉल्स जिसमें उसको हटा देना है। अब देखो इसको, दीज रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी बैंक कैन लेंड टू द पब्लिक। सही बात है। तो ए इज फॉल्स और बी इज ट्रू, यानी कि डी क्या हो गया? आर इज ट्रू। क्लियर? ये पढ़ाया था SLR। ये सब तो आप लोगों को सस्ते में ले रहा है, ये सब तो ऐसे, ये सब तो दौड़ा दौड़ा के करके आओगे ना एग्जामिनर को। इसके आगे वाले का ऑप्शन सी होगा। सी है। किसके आगे वाले का? क्वेश्चन का? सर हम देख रहे हैं, सर मुझे पता ऐसा लगता है। अच्छा ले, ये भी आया था तो PYQ है तो आएगा ही। रोलिंग प्लान की अवधारणा किस प्रधानमंत्री? लेकिन सर मैंने गलत कर दिया, सर जवाहरलाल नेहरू। अरे जवाहरलाल नेहरू के चाचा। देखो पढ़ाया था रोलिंग प्लान, शुक्ला जी के नोट्स में रोलिंग प्लान देख लो। कब? रोलिंग प्लान में कौन था? दादाजी मोरा, हाँ याद रहेगा ना? रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई। ज्योग्राफी का वर्ड है। हाँ, तुम्हें रोलिंग प्लान वहाँ दिख रहा था ज्योग्राफी में। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आउटपुट मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट पढ़ाया था तो समझ में आया था।
आउटपुट मार्केट इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान रखना। इज करेक्ट, बताओ। देखो सही बता रहे हो। सी, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अलाउज वाइडर। जब इकोनॉमी ओपन होगी तो ज़्यादा लोग मार्केट में घुस पाएंगे, ज़्यादा वैरायटी के गुड्स आ पाएंगे मार्केट में। जब ज़्यादा वैरायटी के गुड आएंगे तो लोगों के पास ऑप्शंस मल्टीपल होंगे। तो वही बोल रहा है ये कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के व्यापक विकल्प प्रदान करता है ओपन मार्केट इकोनॉमी में। ये बताओ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बताया था, परफेक्ट वो उसी से रिलेटेड है। ये देखो, मेनी बायर मेनी सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट, नो सेलर, की आइडिया, नो बडी कंट्रोल्स द प्राइस, मार्केट प्राइस डिसाइडेड द प्राइस। यही तो बताया था मैंने। मेनी बायर होंगे, मेनी सेलर होंगे, ठीक बताया था कि नहीं? हाँ बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कैपिटल रिसिप्ट, पढ़ाया था, बताओ। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? हाँ कौन सा? रिसिप्ट्स दैट क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस द गवर्नमेंट एसेट। यानी कि गवर्नमेंट के रिसिप्ट में वो चीज़ आएंगी जो या तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, डिसइन्वेस्ट, और जैसे बोरोइंग कर लिया तो किसका पार्ट हुआ? कैपिटल रिसिप्ट का। यानी कि वो गवर्नमेंट के कैपिटल लाइबिलिटी को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं, और एसेट को क्या करेंगे? घटा रही हैं। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा किस में जाता है? कैपिटल रिसिप्ट में। बारो करते हैं तो पैसा किस में जाता है? कैपिटल रिसिप्ट में। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। पढ़ाया था यार ये। हाँ जी बताइए। ठीक है, चलिए बताया था लाइबिलिटी कैपिटल रिसिप्ट का क्या पार्ट होगा? एसेट में डिक्रीज होगा, ये लिखा है। इस रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट। ख़त्म कहानी। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाया नहीं है, हमारे ही नोट्स का है सारा ये, ठीक है ना? बताओ, इतने क्वेश्चन फंसना आप लोग देख रहे हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? शौक लग रहा है कि नहीं कि इतने सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं? बताओ। मनी मल्टीप्लायर पढ़ाया था, यस या नो? पढ़ाया था ना? इस क्वेश्चन को दौड़ा के करना है। हाँ हाँ, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ लीकेज एंड रिड्यूसेस द मनी मल्टीप्लायर। ट्रू। जब लोगों के पास पैसा हेल्ड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद है? जब कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल एक्ट, यानी कि हेल्ड यानी कि सेविंग कर रहा है, तो एक्ट एज ए लीकेज, लीकेज की तरह है वो। एंड रिड्यूसेस द मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो मनी मार्केट में जाएगा नहीं, हाथ चेंज नहीं करेगा, तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक। हायर रिजर्व हेल्ड बाय बैंक्स विद द आरबीआई, यानी कि जो रिजर्व है आरबीआई के साथ, जो बैंकों का रिजर्व आरबीआई के पास है, इंक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर। गलत है भाई। जब पैसा मार्केट से आरबीआई के पास जमा कर दिए तो पैसा हाथ नहीं बदलेगा, हाथ नहीं बदलेगा तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो तीसरा पढ़ो। हायर कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूसेस द बैंकिंग सिस्टम्स कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। एग्जैक्टली, जब हायर कैश रिजर्व रेशियो रहेगा तो बैंक के पास पैसा लेंड करने के लिए कम होगा, जब कम होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? क्रिएट करने की कम होगी। तो ऑप्शन ये गलत है हमारा। एक और 3, तो ऑप्शन ए 1 और 3। सोचो इतने खतरनाक क्वेश्चन मैंने कराए हैं। कॉन्सेप्चुअल था और मैंने ही कराया है। नहीं पता है लीकेज के बारे में? सेविंग जिसे दिमाग में रहेगा ना कि अच्छा लीकेज यानी कि इंजेक्शन लीकेजेस सब क्लियर किया है। हमें नहीं लगता है किसी ने बताया होगा ये सारी चीज़ें, और वो भी 15 घंटे में। 15 घंटे में सोचो आप लोग 30 घंटे दिए होते तो और क्या पढ़ाते? समझ रहे हो? चलो बताओ। वही है, पढ़ाए हैं, ये देख लो नोट्स में है, सारा गेम है इसी में, हमारे नोट्स में ही सारा गेम है। देख लो, मनी मल्टीप्लायर इज 1 बाई रिजर्व रेशियो। बताएं, जीवन में ये चाहोगे ना कि तुम्हारे सारे बॉक्स टिक हो जाए, आपको अच्छा खाना भी मिल जाए, आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाए, आप चाहें तो बढ़िया एक मूवी भी निपटा के आ जाए वीक में, तो आप सारे बॉक्स जब टिक करने चलेंगे ना तो आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं फिर? और जो सेक्रीफाइस होता है ना वो स्टूडेंट का सिनोनिम होता है। स्टूडेंट का जो सिनोनिम होता है वो सेक्रीफाइस होता है।
जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं ना, यू डैम गाइज आर नॉट स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑल हैव टू लर्न हाउ टू सेक्रीफाइस द थिंग्स। तो आप लोगों को सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा, कभी फंक्शंस, कभी फेस्टिवल्स, कभी छोटी मोटी चीज़ें, कभी खाना की क्वालिटी, कभी 8 घंटे की नींद, तो एवरीथिंग को कभी कभी मैनेज करना पड़ेगा, बट ये लिमिटेड टाइम के लिए है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर वहाँ पर अलग तरीके की चुनौतियाँ आएंगी, ऐसा नहीं है। फिर खाने की समस्या से बढ़ के दूसरी चुनौती हो सकती है आप लोगों के समक्ष आ जाए। तो चुनौतियों का स्पेक्ट्रम बदलता है, न कि चुनौतियाँ समाप्त होती हैं। तो ध्यान रखना कि जीवन में सदैव चुनौतियाँ अपने बने रहेंगी। इसीलिए वो कहते नहीं हैं, क्या नाम है उनका, क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर वेता पलकों पर ठिठकी, आंसू न बहाऊंगा बस मुस्कुराऊंगा और कह देना भाग्य से मैं लौट कर आऊँगा। और कहते हैं, फिर इसी में वो जोड़ते हुए कहते हैं कि क्या नाम है, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। ठीक, तो काल के कपाल पर यानी कि काल जो है टाइम के हेड पर, वो कह रहे हैं मैं टाइम के हेड पर डिस्क्राइब करता हूँ अपनी चीज़ों को, टाइम को बंधक बना लिया है मैंने। काल के कपाल पर लिखूँगा अपनी डेस्टिनी और फिर उसको मिटाऊँगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ और गीत नया गाता हूँ। प्रॉब्लम्स को छोड़ के नए नए सॉन्ग्स, मतलब कि नए नए चीज़ों को मैं वो करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और किसी समस्या से डरता नहीं हूँ, उसका सामना करता हूँ आती है। तो उन चीज़ों को रखो अपने जीवन में, उतारो। 30 दिन कंप्लीट कर दिया आप लोगों का। अब मैं चाह रहा हूँ कि 60 दिन कंप्लीट हो जाए जल्दी से। थोड़ा सा मुझे एक ट्रिप करना है और मैं समझ लो जा नहीं पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मुझे माधवेश्वर और ये चुप्ता और ये क्या बोलते हैं तुंगनाथ, ये ट्रैक करना था और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने सोचा है जल्दी से ख़त्म करूँ तब जाऊँ। कहाँ माधवेश्वर भगवान शिव का वो है, तुंगनाथ मतलब पंच केदारों में से एक केदार है तुंगनाथ। ठीक, तो वहाँ पे एक ट्रिक अपना देखो, ऐसे ही है, अपने ऐसे ही जीते हैं कि थोड़ा ट्रिक व्रिक कर लिए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा पढ़ लिए, ऐसे रिलैक्स होके लाइफ जीरो, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो इससे भी अच्छा करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ हो तो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। और कोई समस्या है, कुछ पढ़ने वढ़ने में दिक्कत आ रही है? मॉक में नंबर कितने थे आप लोग थोड़ा बताइए, एक बार ब्रीफ करिए। आपके कितने थे? नहीं दिया था आपने? काहे नहीं दिया था? 1 साल से पढ़ रहा तो नहीं दिया था। दिया करिए ना, मॉक दिया करिए, कंटिन्यू रहिए। जो काम करने आए अगर उसको ही नहीं करेंगे तो फिर यहाँ आने की सार्थकता क्या है? समझ रहे हैं ना? यहाँ आने की सार्थकता का पूर्ण रूप से निर्वाह करिए। जो भी आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, जो भी मिनिमम रिसोर्स, उसको लेके भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करिए। आप लोगों की तरह जो आप लोग सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये मौका नहीं मिला है। आप लोग अपने माता पिता का शुक्रिया करिए कि जो आप लोगों को यहाँ भेजे हैं। ठीक, 10 से 11 हज़ार रुपये महीने की इनकम है। वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि इस समय के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जब ये समझ लो, मतलब सबसे खतरनाक तरीके से जो सबक सिखाता है वो समय ही सिखाता है, एकदम रियलिटी चेक देता है, कोई चेंजेस नहीं। एक्सेप्ट करो, नहीं तो एक्सेप्ट करा देगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो अपना प्रिपरेशन एग्ज़ाम पास ही आ गया, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लगभग 30 से अगले 30 दिन में आप लोगों का डेट भी हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली अनाउंस हो जाए। ठीक, और लगभग मान लो 35 से 40 दिन बचा है एग्ज़ाम में। अब 30 दिन मेरे पास भी है इसी को कवर कराने में। हिस्ट्री कवर कराएंगे, थोड़ा हिस्ट्री ब्रॉड है, एंशिएंट मेडाइवल। आर्ट कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा हमें लगता है पूछा गया है, तो आर्ट कल्चर वाले उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये तो समझ में आया ना? हिस्ट्री स्टैटिक है। स्टैटिक में बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अपने से भी करे रखना। अब मैं पूरा एक तरफ से नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ जो इम्पॉर्टेंट्स हैं स्टैटिक को मैं करंट से जोड़ के पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं पुराना उठा के डांस फेस्टिवल, कोई डांस फेस्टिवल अगर करंट में न्यूज़ में है वही बस पढ़ाऊँगा। स्टैटिक को करंट से लिंक करके, कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ में है तभी उसको पढ़ाऊँगा। समझ रहे हो ना? ऐसे करूँगा। आर्ट एंड कल्चर इसी में इंक्लूड होगा, हिस्ट्री वाले में। 2 सेशन उसके होंगे, 2 सेशन होंगे। उसमें अजंता एलोरा के बारे में बढ़िया से, और साथ में ये क्या नाम है, गुप्ता टाइम पे
हाँ, नागर बेसर, द्रविड़ शैली के बारे में, उन सब के बारे में। और जो सांची का स्तूप था, अशोका पिलर था, और ये जो जितने भी वो हुए थे, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला था, वो सारी चीज़ें बढ़िया से कवर कराएंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, आप लोग ये वादा करिए कि इन नोट्स को अपना प्राइमरी रिसोर्स अभी के लिए, आप लोग इन नोट्स को अपना प्राइमरी रिसोर्स सोचिए। मेरी आज हालत इतनी ख़राब है, आप लोग शायद मेरी आत्मा में अगर जा सकते तो मेरे दर्द को महसूस करते कि मैं कितना पेनफुल होकर यहाँ पे बैठा हूँ और आया हूँ क्लास में। ठीक, हाँ बताइए। जब फास्टिंग आ जाता है, हाँ। तो अगर आप एक टाइम ही खा रहे तो लिक्विड में आप शरबत या फिर ले सकते हो, उसको लिया कीजिए। पानी लेते हैं, हमारा उतना ज़्यादा हो गया। शरबत लिया कीजिए, जिससे उसकी राबित एनर्जी रहेगी। हाँ, हो गया, अपना अपना वो है तो जानते हैं, हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। आप लोग वो करिए, ये नोट्स निकलवाइए, समझ रहे हैं, इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवाइए। आप लोग लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड ही लोगों के अच्छे सिलेक्शन होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा भीड़ फैलाने की। सर आप ऑफिस में बोलते हैं वीडियो नहीं दे, बोलते हैं कि जीके का बोलते हैं तो नहीं मिलेगा, बाकी लोग को नहीं दे देते हैं। कौन बोल रहा था? सर ये एक बार ये हाँ? लेने मैसेज आ चुका है। सर ये एक बार बोल। हाँ, सर ठीक कर दिए, कब निकलवा के लिए? ज्योग्राफी का दे दो। बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो कैसे? हाँ, नहीं सर बोल रहे एक हैं। पेज में 8 हाँ? सर बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? सर आप लोग राहुल सर से बोलो। आपके पेज में ना मैं बोलूँगा राहुल सर से, आप लोग पर्सनली राहुल सर से बोलो, ठीक है ना? बोल देना एक बार, मैं बोल दूँगा कि सर इन लोगों को वो दिलाइए। और और पीपीटी रहता है तो आपका 8 या 10 पेज एक पेज में आ जाता है। हाँ, और ये लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ये 300 पेज लेकर जाते हैं, डेली 20-20 का निकालते हैं, उन लोगों को निकाल कर दे देते हैं। मैंने देखी तो मेरा 8 पेज ही निकला था, लेकिन शुद्ध हमने निकलाए थे। पर मैं यही नहीं, बोल दूँगा मैं। 32 पेज थे जिसमें लगभग 8 या 7 पेज में निकल गया था मेरा, लेकिन उसमें भी पूरा सराय था। उससे एक लड़की से गई थी 300 पेज को पीडीएफ में लेके थी, मतलब ऑनलाइन मैथ का था लेके। कौन निकाल कौन रहा था? नाम नहीं पता, जो बैठते हैं वो लेकर जाओगे। ठीक है, मैं बोल दूँगा। और ऐसे आप लोग भी एक बार राहुल सर से कहना, सर मुझे मना कर रहे हैं, मैं बोलूँगा, डोंट वरी, मैं बोल दूँगा। देखने में बड़ा पेज लगता है लेकिन होता नहीं, एक 8 या 9। ठीक है, मैं बोल दूँगा। अब बताइए, और कोई समस्या है जीएस वीएस में और क्या? थोड़ा थोड़ा जितना रिक्वायर्ड है, सबसे कम वेटेज आया था 2025 में, दिखाया था पहले दिन ना। हाँ, अपने से रिवाइज करो कुछ, सारा चीज़ हमारे ही ऊपर आप फोड़ दोगे। इतना मेहनत किए हैं, सोचो। हमें नहीं लगता है कि आप लोगों के, आपने फाउंडेशन में भी इतना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, वादा है। कौन सा नोट? ऐसा कोई नोट्स नहीं है, होगा तो दे देंगे, ऐसा कोई नोट्स है नहीं, डेडिकेटेड होगा, दे देंगे, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। तो इसको भैया नोट्स निकलवा लो, अब इसको रिवीजन करना। अब ये 30 दिन का पाइलअप हो गया है ना, अब इसको रिवीजन करना, एक एक मॉड्यूल उठाओ। इतना सिंप्लीफाई कर दिए हैं जीएस ना आप लोगों के लिए, आप लोग सोच नहीं सकते। 6 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए हैं, 10 दिन का एक मॉड्यूल है, उसको एक दिन में एक मॉड्यूल रिवाइज कर सकते हो आप लोग। उठाओ, पूरा एक दिन में पॉलिटी मॉड्यूल ख़त्म, 6 दिन में सारी जीएस ख़त्म। सोचो, नोट्स उठाओ, एक बार मारने जाओ, पूरा एक दिन में पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा एक मॉड्यूल। इतना सिंप्लीफाई। कुछ डाउट आ रहा है तो इसको मार्क करो, चैट जीपीटी करो, नहीं तो हम तो जिंदाबाद हैं इधर, आ जाओ मेरे पास, मैं बता दूंगा। और कोई कष्ट, समस्या, दुख, दर्द, परेशानी हो तो बता दो। सब सही चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रिपरेशन ठीक चल रही है, डायरेक्शन में है। टेस्ट कल फिर होगा एक आप लोगों का फाउंडेशन वाला। अब नहीं दोगी, अब नहीं देना है, काहे? फ्राइडे को ही कराएं क्या? केवल फ्राइडे? चलो एक ही करवाते। मेरा एक ही दिन कहना था, राहुल सर बोल रहे थे 2 दिन करा लो, हम कहे सर एक ही दिन कराएंगे। चलो ठीक है, जैसा भी रहेगा वैसा करेंगे, ठीक है। हाँ, टाइम क्या हो रहा है? अभी 6 मिनट बचे हैं आप लोगों के। आज सोचो पहले कर दिया यार। हाँ, क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा ही था, आप लोग पढ़े ही थे, आंसर दे रहे थे। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, सॉल्व हो रहे थे, पहले आपने पढ़ रखा था। हाँ, अच्छा, बढ़िया है, अगर इतना कर पा रहे हैं तो अच्छा है। आपको, आप फाउंडेशन से है ना, समझ में आ रही हैं चीज़ें? हाँ, आप पहले दिन जब आई थी तो हमसे कही, जब मेरा पहला सेशन आया तो ये आई, हम वहाँ पे थे, ये कहती है सर आप कहना क्या चाहते थे, मुझे पूरे सेशन में यही नहीं समझ में आया। पहले दिन
पहले दिन से हम कहे 2-4 दिन आइए, आराम से बैठिए, समझ में आए। पहले दिन आए कि सर हमें समझ में नहीं आया पूरा सेशन, जो मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया था ना उस दिन 60 डेज एनसीईआरटी और वो वाला, तो वो कहते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते थे, मैं अभी समझ ही नहीं पाई। हम कहें सारी रामायण, हाँ कैसे करेंगे। अब सोचो पहले ही दिन मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया, उसी अकॉर्डिंग अभी तक चल रहा है आप लोगों का। तो ऐसे होता है यार, ऐसे नहीं होता है कि आज आए तो ज्योग्राफी का पढ़ा दिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कल इंडियन ज्योग्राफी, तो कल नदी तो परसों नाला, तो ऐसे नहीं काम चलता है, ऐसे नहीं चलता है। प्रोसीजर होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपी जिसे बोलते हैं। आप लोगों को ज्योग्राफी ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में पढ़ा है कि आप लोगों को माइंड में क्लियर होगा, ये फिजिकल है, ये इकोनॉमी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, क्लियर है, एकदम अंडरस्टैंडिंग है। फिजिकल में क्या क्या पढ़ा है वो सब बताया, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है, सारा जितने भी वो आर्थर होम्स के बारे में, सी फ्लोर, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये सब पढ़ा है। फिर उसके बाद भूकंप के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, एकदम ऐसे रटा होगा तुम लोग, रॉक साइकिल के बारे में, रॉक के टाइप्स के बारे में, ऐसे हाँ कल से हिस्ट्री चलेगा। अभी बार टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से चालू करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। रात को नहीं सर, दोपहर में क्या टॉपिक टॉपिक की बात कर रहा है, शेड्यूल, शेड्यूल आज ही कह रहे, कल का शेड्यूल अभी लगाने से 1 घंटे पहले नहीं। कल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के आना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू करेंगे। जाओ, अब कल हड़प्पा की खुदाई से सबको निकालेंगे। हमारे एक टीचर थे सुनील सिकला सर, हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो हम लोग उनको यही कहते थे कि ये हड़प्पा की खुदाई से निकला है मतलब मजाक में, मतलब वो ऐसे बिहेव करते थे ना। अब बहुत मतलब स्ट्रिक्ट बहुत थे, मारते उड़ते बहुत थे, बहुत मारे हम लोगों को, मार खाए हम लोग। हाँ अरे ऐसे एक टीचर थे अविनाश बहादुर सर, तो वो इतना रूल के टाइट थे ना, मतलब हर चीज़ में वो थोड़ी सी भी कमी देखते थे तो बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बैठना, 90 डिग्री, जैसे तुम बैठे हो ना मना कर देंगे, 90 डिग्री ऐसे बैठो ऐसे। और वो ऐसे साइकिल टाइट पकड़ के एकदम चलाते थे, तो वो जो साइकिल का हैंडल होता है ना, हम लोगों ने क्या किया था ना, वो टाइट पकड़ के ऐसे चलाते थे, तो वो जो उसमें वो हैंडल में वो लगा रहता है ना, एक पकड़ के चलाने वाला, उसमें हम लोगों ने ग्रीस लगा दिया और सर बढ़िया पकड़े और टाइट हुए। जब स्पीड हुई साइकिल दोनों ग्रीस का हाथ, हम लोग पूरा पीके वाला सीन किए हैं एकदम से सर के साथ। वो अरे भाई पूरे रोड पे ऐसे उनकी साइकिल ऐसे गिर गई वो। अब हम लोग इतना हंसी भाई, वो क्या टाइम था, पता ही नहीं चला कौन है, पता ही नहीं चला। लेकिन वो बोलते थे कि ब सेक्शन वाले सबसे ज़्यादा उदंड हैं, यही किए होंगे।